मैं मुमताज़ नज़ीर शेख निज़ामत का फ़रीज़ा अंजाम देते हुए नाज़िमा साउथ वेस्ट महाराष्ट्र मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा, हमारी गेस्ट स्पीकर मेहमान मुकर्रर मोहतरमा फ़रहीन अली साहिबा और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि आपके पास जो फ्लायर आया है उसमें हमारी गेस्ट स्पीकर का नाम जो है वो मिसेस भारती दूत है, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो अचानक कल रात में नासाज हो गई। इस वजह से हमको जो है वो मतलब दूसरा स्पीकर हमने उनसे गुजारिश की और हमारी दूसरी स्पीकर जो है मोहतरमा फरीन अली, इन्होंने हमारी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारी पुकार को लब्बैक कहा। हम इसके लिए आपकी जो है वो बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। और अब हमारी स्पीकर जो है वो मोहतरमा फरीन अली रहेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सहमा हमारा हेल्थ से रिलेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हेल्थ सीरीज चलती है जिसकी एक कड़ी आज का ये प्रोग्राम है। मैं मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा को मदऊ करती हूँ कि वो अपने ओपनिंग वर्ड्स इफ्तिताही कलमात से बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करें। मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा, हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम और मोहलत जरा सी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि बअदा इस्लाहिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ बहनों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खैर मुकद्दम है। अभी कुरान मजीद में की जो आयत मैंने आपके सामने बयान की, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअदा इस्लाहिहा, और जमीन में इसकी इस्लाह के बाद फिसाद न फैलाओ। मोहतरम बहनों, आज का हमारा मौजू इको फ्रेंडली लिविंग इन एवरीडे लाइफ, इसी कुरानी तालीम की एक अमली सूरत है कि हम जमीन, माहौल और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की हिफाजत करें। हल्के ख्वातीन जमात इस्लामी है मगरबी महाराष्ट्र और सद्भावना मंच की जानिब से आयोजित इस खुसूसी नशिस्त इको फ्रेंडली लिविंग इन एवरीडे लाइफ में आप सबकी शिरकत हमारे लिए बाअस मसरत। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें एक ऐसे टॉपिक पर जमा होने का मौका अता फरमाया जो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी बल्कि हमारी सेहत, हमारे खानदान, हमारे माशरे और हमारी आने वाली पीढ़ियों से भी गहरा ताल्लुक रखती है। सबसे पहले मैं अपनी तमाम बहनों और मौजूद शुरा का इस्तकबाल करती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये नशिस्त हम सब के लिए सीखने, गौर फिक्र करने और अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाने का जरिया बनेगी। बहनों, ये प्रोग्राम हमारी जारी हेल्थ सीरीज का हिस्सा है। हल्के ख्वातीन जमात इस्लामी मगरबी महाराष्ट्र की जानिब से हर माह ख्वातीन, खानदान और समाज से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत पर प्रोग्राम मुनासिब किए जाते हैं। कभी सेहत और तंदुरुस्ती, कभी पेरेंटिंग, कभी ख्वातीन की शख्सियत साजी, कभी घरेलू और माशरती मसाइल और कभी माहौलियात जैसे अहम मौजू पर माहिरीन को दिया जाता है ताकि हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने रहने पाए। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग बाद में सुकून जिंदगी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाती है ताकि जो बहनें बराह रास्त शरीक न हो सके इसकी वजह से वो भी इनसे इस्तेफादा कर सके।
अगर आपने अभी तक सुकून जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और इसकी मालूमात दीगर बहनों तक भी पहुंचाइए। आज का मौजूद इको फ्रेंडली लिविंग एवरीडे लाइफ बज़ाहिर एक माहौलियाती टॉपिक है, लेकिन हकीकत में ये हमारी है, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे नैतिक व्यवहार से भी जुड़ा हुआ मौजूद। आज पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज के असर महसूस कर रही है। कहीं बारिशें ही नहीं, कहीं बेमौसम बारिशें, शदीद गर्मी, पानी की किल्लत, आलूगी, बढ़ता हुआ कचरा और कुदरती वसाइल की तेजी से कमी हम सबके सामने मौजूद दिखाई। अक्सर हमें लगता है कि मसाइल बहुत बड़े और इनका हल सिर्फ सरकारी या बड़ी तंजीमों के पास, लेकिन हकीकत यह है कि इस तब्दीली का आगाज हमारे अपने घरों से होता है। जब हम पानी जाए होने से बचाते हैं, बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करते हैं, प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाते हैं, कचरे को अलग अलग जमा करते हैं, खाने को जाए होने से बचाते हैं और माहौल दोस्त आदत अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ जमीन की हिफाजत कर रहे होते हैं, बल्कि अपने खानदान की सेहत और मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। इस्लाम भी हमें संतुलन, इतदाल, सफाई, जिम्मेदारी और अल्लाह ताला की नेमत की कदर सिखाता है। कुरान मजीद में जमीन के साथ न फैलाने की तालीम और इसराफ से बचने की ताकीद की है। इसलिए माहौलियात का तहफ्फुज सिर्फ एक समाजी या साइंसी मसला नहीं है, बल्कि एक अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। अजीज बहन, यह एक बात खास तौर पर काबिल गौर है कि हम में से अक्सर ये सोचते हैं कि माहौलियात का तहफ्फुज एक बहुत बड़ा काम और हमारी छोटी छोटी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि माशरे में बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर एक घर में रोजाना पानी का ज़िया कम हो जाए, अगर एक खानदान प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी करे, अगर एक खातून अपने घर में कचरे की दुरुस्त दर्जा बंदी शुरू कर दे, है ना? उसको अलग अलग सेपरेट कर दे, अगर बच्चे खुराक जाय न करने की आदत रखें, तो ये सिर्फ एक घर की तब्दीली नहीं बल्कि पूरे समाज की तब्दीली की बुनियाद बन सकती है। खासतौर पर ख्वातीन घर के नज्म नस्ल का मरकज होती है। घर में खरीदारी के फैसले, खुराक का इस्तेमाल, सफाई के तरीके, वसाइल की बचत और बच्चों की तरबियत जैसे बहुत से मामला ख्वातीन के जरिए हम देखते हैं कि अंजाम पाते हैं। इसलिए माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के फरोग में ख्वातीन का किरदार निहायत अहम है। एक बाशऊर खातून न सिर्फ खुद मस्बत आदात अपनाती है, बल्कि अपने पूरे खानदान को भी इस तरफ मुतवज्जा। आज की ये नशिस्त का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि ये सोचना भी है कि हम में से हर एक अपने घर में वापसी के बाद यानी यानी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कौन सा एक अमली कदम उठाएंगे जो माहौल, सेहत और समाज के लिए मुफीद है। मेरी बहनों, आज की नशिस्त और खास बात यह है कि हमें एक ऐसी स्पीकर से इस्तेफादे का मौका मिल रहा है जिन्होंने अपने तालीमी और पेशेवराना तजुर्बात को माहौलियात के मैदान में अमली खिदमत से जोड़ दिया है। आगे बढ़ने से कब एक मुख्तसर वजाहत अर्ज करना चाहूंगी। मुमताज साहिबा ने जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि आप में से बास बहनों ने प्रोग्राम के पोस्टर को मोहतरमा मिसेस भारती धोत साहिबा का नाम देखा होगा। नागुसर सेहत की मजबूरी के बायस वो आज इस नशिस्त में शरीक नहीं हो सकी। हम इनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द मुकम्मल सेहत व आफियत अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर इतला पर मोहतरमा फरहीन साहिबा ने इस प्रोग्राम के लिए रजामंदी जाहिर फरमाई। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मौके पर ताउन फरमाया और आज हमारे दरमियान मौजूद है। मोहतरमा फरहीन साहिबा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है
और अमेरिका की डुके यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है। आपने अपने पेशेवराना सफर का आगाज बतौर प्रोडक्ट इंजीनियर किया और बाद में डिजाइन, प्रोडक्शन ऑप्शंस और सेल्स के शोबों में अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी। अपने बच्चों की पैदाइश के बाद आपकी दिलचस्पी तालीम और माहौलियाती मसाइल की जानिब बढ़ी, जिसके नतीजे में आपने माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी, बायो एंजाइम्स और माहौलियाती जिम्मेदारी के फरोग के लिए अमली काम शुरू किया। आपका मानना है कि माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी सिर्फ कुर्रे अर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी सेहत, घरों और आने वाली नस्लों की फलाह बहबूद के लिए भी जरूरी है। आज वो हमें रोजमर्रा जिंदगी में माहौल दोस्त आदत अपनाने और पायदार तर्ज जिंदगी इख्तियार करने के हवाले से अपनी कीमती रहनुमाई से हमें नवाजेंगी। प्रोग्राम के आगाज से कब चंद मुख्तसर गुजारिशात हैं कि जैसे कि मुमताज साहिबा ने भी कहा कि हम सब अपना माइक म्यूट रखें, पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शरीक रहें। अगर दौरान गुफ्तगू कोई सवाल जहन में आए तो इसे चार्ट बॉक्स में लिख लें। आखिर में सवाल जवाब के लिए वक्त रखा गया है, लिहाजा अपने सवाल जरूर पेश कीजिए। प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ रहने की कोशिश फरमाइए ताकि मुकम्मल इस्तेफादा हासिल हो सके। एक बार फिर तमाम बहनों और मेहमान बहन का खैर मुकद्दम करते हुए मैं ये कोशिश करूंगी कि मोहतरमा फरीन साहिबा के इल्म, तजुर्बात और कीमती मुशाहिदा से हम सब मुस्तफिद हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं मोहतरमा फरहीन अली साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो इको फ्रेंडली लिविंग इन एवरीडे लाइफ इस टॉपिक पर रोशनी डालें। मोहतरमा फरहीन अली साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया परवीन बहन, मुमताज बहन और साजिदा बहन। आम, आप लोग सब से पहले से ही मैं माफी मांगूंगी कि कोई भी गलतियां हो मेरे से, या ये थोड़ा लास्ट मिनट था। तो आम, अगर कोई भी गलतियां या कुछ होए तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। आम, मैं थोड़ा मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर इको फ्रेंडली लिविंग एंड हम लोग अपने जिंदगी में कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा खुद का बैकग्राउंड ये है कि बचपन से मैं देखे आई हूँ, मेरे दादाजी नाना जी दोनों एनवायरनमेंट पे काफी काम किए हैं। मेरे नाना जी का ये ख्वाब था कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए टूल्स बनावे, सहूलतें बनावे कि उनकी जिंदगी आसान होवे। और मेरे दादा की का जो ये था पैशन था वो पोल्यूशन था। तो उन्होंने नॉइस पोल्यूशन रोकने के लिए बहुत बहुत साल लड़े झगड़ा किए, एनजीओ शुरू किया और फाइनली फर्क तो पड़ा डेफिनेटली। लेकिन बचपन से उन लोगों को देखते आ रही हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल था कि ये जो इन्वायरमेंट है, इको लिविंग है, ये एक अलग चीज नहीं है। ये एक एनजीओ एनजीओ से क्या होता है ना, एक जैसा बेचारापन आ जाता है कि अरे इनको मदद चाहिए, या अरे ये कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं, मतलब यू नो मेन स्ट्रीम नहीं है। लेकिन ये हमारी कुदरत है, ये हमारी दुनिया है, ये मेन स्ट्रीम होना ही है। हमें अपने डेली लाइफ में ऐसा ही जीना है कि इको फ्रेंडली लिविंग कोई बेचारापन नहीं है। अपने को वो हैबिट्स, वो आदतें अपनी डेली जिंदगी में अपनाना है, और दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। जो चीज अपने लिए अच्छी है, जो चीज में हमारी खुद की भलाई है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुदरत को नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरा हमेशा से सोच थी कि जो भी जो भी करना है, अच्छा काम करना है, वो मेन स्ट्रीम में करना है, फॉर प्रॉफिट करना है।
तो एक 3-4 साल से मैं, एक्चुअली मेरे जब बच्चे पैदा हुए तब ये बहुत ज्यादा मेरे सुनने में आया कि ऑर्गेनिक कपड़े, ऑर्गेनिक खाना, आप क्या साबुन यूज कर रहे हो, एसएलएस फ्री होना चाहिए, पैराबेन फ्री होना चाहिए, ये वो। और फाइनली देखने गए तो ये सब चीजें, ये अभी 10-12 साल पहले इतने अवेलेबल नहीं थे। तो मैं हर चीज घर पे स्क्रैच से बनाने लगी। जहां तक मैं साबुन भी कोशिश करके मेरे पहले बेटे के लिए साबुन भी घर पे बनाई, शैम्पू भी घर पे बनाई, बायो एंजाइम भी घर पे बनाई, ये सब घर पे बनाने से शुरू कर लिया। और फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली ये चीजें बहुत अच्छी है, बहुत फायदे की है। हम लोग खुद के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी कुदरत के लिए, तो क्यों ज्यादा लोग नहीं यूज कर रहे हैं। और मुझे एक ही जवाब मिला, इज वो अवेयरनेस। इतनी अवेयरनेस नहीं है और इतना आसान नहीं है। अब वो टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था, और कोई, मतलब वो मेरा पहला बच्चा था मेरे पास, मैं तब काम नहीं कर रही थी, तो टाइम ही टाइम था, ये सब शौक पूरे कर सकती थी। लेकिन सबके पास हमेशा इतना वक्त नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़े साल बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि ये बायो एंजाइम बेस्ड हम लोग एक बिजनेस शुरू करेंगे। और अभी 3 साल से हम लोग बायो एंजाइम बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अभी एग्जैक्टली ये इको फ्रेंडली लिविंग क्या है, होता क्या है। अब हम सबको एस्पिरेशंस हैं बड़े बनने की, और पैसे कमाने की, और अच्छा होने का, और सहूलतें अपने घर में लाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इतना कंज्यूमरिज्म हो गया है, इतना कैपिटलिज्म हो गया है कि हम भूल गए हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और ये बहुत ही ये हम थोड़े बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको एक कहानी बोलती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, और हम लोग दोनों के बच्चे छोटे थे, 1-1.5 साल के। तो वो मुझे बोली चलो हम लोग मिलते हैं बच्चों के साथ। तो मैं बोली ठीक है। तो पहली दफा हम लोग मिले एक प्ले एरिया में। अब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे प्ले एरिया में गई थी। पूरा इंडोर था, हर जगह प्लास्टिक था, नीचे कुशन, मतलब वो पैडेड कुशन टाइप चीजें थी, बॉल से जो भी है सारा मटेरियल प्लास्टिक का। फिर थोड़े महीने बाद हम लोग एक एक्चुअल प्लेग्राउंड में गए, झूले, मिट्टी सब। और उसकी बेटी खेल रही थी नीचे। तो उसकी बेटी ने मिट्टी उठाया, बोली नहीं नहीं गंदा है गंदा है। अब हमारे दिमाग में वो जो प्ले एरिया जहाँ पे ना धूप पहुंचती है, ना पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, हमारे दिमाग में क्योंकि वहां जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या फैंसी है, या जो भी वजह है, हमें लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है जिससे कि एक नॉर्मल मिट्टी वाला प्लेग्राउंड। अब मेरा सबसे बड़ा मतलब मेरा सबसे बड़ा अवेयरनेस यही फील्ड में है कि अपन एक दफा रुक के सोचे कि जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, वो वाकई में हमारे लिए अच्छा है, कि जस्ट मीडिया की वजह से या कैपिटलिज्म की वजह से हमें लगता है कि हाँ वो इंडोर प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से सूरज मिट्टी को स्टेरिलाइज करती है एक्चुअल प्लेग्राउंड में, वैसा स्टेरिलाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा पर्सनल रूल मेरे बच्चों के लिए है कि अगर वो जगह पे धूप पड़ती है, आप बैठो लेटो कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंदर की जगह पे आप सोचो इंसान कितना साफ करेगा, और फिर वो काय से साफ कर रहा है, वही पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से, या कोई एकदम स्ट्रॉन्ग केमिकल जो हाईली पॉइजनस है।
तो हम क्यों सोचते हैं कि वो फैंसी वाला प्ले प्ले एरिया हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, और जो बाहर का प्लेग्राउंड जहाँ पे धूप मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, आ, अच्छा, एक और चीज जो मिल रही है वो डेंजर मिल रहा है। अब डेंजर बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि उन लोग गेज कर सकते हैं हम गिरेंगे कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। और ये जो इंडोर पैडेड प्लेग्राउंड है वहां पे डेंजर जैसी चीज है ही नहीं, बच्चा गिरेगा तो भी नहीं लगेगा, नहीं गिरेगा तो भी नहीं लगेगा। तो हम मुझे वाकई में लगता है कि हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं, अच्छी चीज को बुरी, बुरी चीज को अच्छी। ऐसे ही थोड़े और एग्जाम्पल्स हैं। पानी, मैं खुद ऐसे ही करती थी, बिस्लरी बॉटल लूं या बॉटल्ड वाटर लूं, जहां पे भी जाऊं वो होटल का पानी नहीं ले। फिर थोड़े साल पहले मैं कच्छ में थी और एक नेचुरलिस्ट से मिली, तो उन्होंने बहुत गहराई से समझाया कि जब आप वहाँ के लोकल पानी पीते हो आपके हेल्थ पे क्या असर होता है, और क्यों वहाँ का लोकल पानी पीना इतना जरूरी है। और जो रही अपनी बॉटल की बात, वो पानी जो प्लास्टिक में पता नहीं कितने हफ्ते या कितने महीने हैं, फिर बहुत दफा वो धूप के नीचे होता है थोड़े दिनों या थोड़े हफ्तों के लिए, तो वो पूरा प्लास्टिक पानी में ऐसे लीच हो जाता है, और हम उसको हेल्दी बोलते हैं या स्टेरिलाइज बोलते हैं या साफ पानी बोलते हैं। तो ये एक दफा हम लोग को सोच लेना चाहिए कि एक्चुअली वो साफ है, वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, अभी ज्यादातर लोग ना ये प्लास्टिक बॉटल्स का क्या बोलते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक पोल्यूशन होता है तो प्लास्टिक बॉटल्स मत पियो। अब पोल्यूशन छोड़ो, अब खुद का ही सोचो। भले अपन धरती का नहीं सोचेंगे, दुनिया का नहीं सोचे, बट खुद का ही सोचो। आप वो पानी जो आपके शरीर में डाल रहे हो वो वाकई आपके लिए अच्छा नहीं है। इट इज वो पूरे प्लास्टिक से भरा, माइक्रो प्लास्टिक से भरा हुआ है, और पता नहीं कितने कितने महीने पुराना है, उसमें कोई एनर्जी है ही नहीं। तो वो पानी से ठीक है अपनी प्यास तो बुझती है, लेकिन अंदर जाके अपने सिस्टम में बहुत गड़बड़ क्रिएट करती है। एक एक कपड़ों का ड्रायर ड्रायर है, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि अरे वाह यार, देखो वहां पे तो इन लोग को कपड़ों से कपड़े सुखाने भी नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट ही मशीन में डालो कपड़े सूख जाते हैं। अब कोई कोई जगह पे जहाँ पे धूप नहीं मिलती है, ओके, वहां पे मजबूरन उन लोग को यूज करना पड़ता है। बट इंडिया में जहाँ जहाँ पे ज्यादातर हम लोग को धूप मिलती है, वो कपड़े जो धूप से सूखते हैं उसी में बहुत एनर्जी होती है। तो जो चीज अपने लिए अच्छी है, जो चीज मतलब वो ही चीज कुदरत के लिए तो अच्छी ही होनी है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है। अम्म और ये चीज एक्चुअली हम लोग अपने बचपन से देखे आ रहे हैं। अब मेरा खुद का एग्जाम्पल, मैं जब छोटी थी तो मैं मेरी अम्मी को बहुत कंजूस बुलाती थी। रद्दी वाले आवे, उनसे 5-10 रुपए के लिए ऊपर नीचे बातचीत होवे, दूध की थैलियां जमा करें, सारे घर के कपड़े या तो बैग्स बने या डस्टर्स बने या पायदान बने। तो मैं तो बहुत मतलब शर्मिंदा भी होती थी कभी कभी, मेरे फ्रेंड्स आवे और, लेकिन अभी मैं वैसे ही बनी हूँ। मुझे वो छोटी चीजों में वैल्यू दिखता है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बच्चे के लिए जब जो मैंने वो जो कपड़े जो बच्चे को रैप करते हैं, मेरे खुद के पुराने दुपट्टे से बनाए, और जो थोड़े गिफ्ट्स मिले, वो पुराने कपड़ों से की जो सॉफ्टनेस थी वो नए कपड़े में आती ही नहीं है। तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट लगता है, बहुत ज्यादा उसको कंफर्टेबल लगता है। अब ये कंज्यूमरिज्म के लिए हम लोग मॉल जाते हैं, देखते हैं अरे वाह ये बहुत अच्छा लगता है, ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव
और अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी वो इतनी नहीं है। वो उसका एक्चुअल यूज इतना नहीं है। वो थोड़ा सा थिक कपड़ा जो 1000 बार नहीं धुला है, बच्चे को वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। और इसके अलावा एक एक एनर्जी करके भी चीज है। हर हम लोग नजर में मानते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में मानते हैं, तो हर एक चीज, भले वो एक दुपट्टा होवे या एक किताब होवे या कोई भी एक टेबल होवे, हर चीज में एक एनर्जी होती है। तो जो चीज फैक्ट्री में बनी है और जो चीज किसी फैमिली मेंबर के हाथों से बनी है, वो दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क हो गए। भले दिखने में वो सेम है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है। तो एक दफा मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। एक दफा हमें ये अवेयरनेस आ जाती है कि अच्छा, ये कंज्यूमरिज्म की वजह से वाकई में क्या हमारे लिए अच्छा है। हम 1 मिनट सोचते हैं, बस वो बहुत हो गया। वो 1 मिनट की सोच हमारे लिए बस है। हमको नॉर्मली उसका जवाब मिल जाता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ खरीदो नहीं, खरीदो, लेकिन जो चीजों की जरूरत नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज के जमाने में, उसको जरा सोच लो कि एक्चुअली उसकी जरूरत है या नहीं है। अभी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फायदा होता है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन अपने खुद के लिए भी हमें सुकून मिलता है। जैसे मैंने बोला, हर चीज में एक एनर्जी होती है। तो वो एक्शन में, वो थॉट प्रोसेस में आपकी क्या एनर्जी है, वो आपके डेली लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और जरूरी नहीं है कि आपको ये सब करना है। अम, जैसा आई थिंक साजिदा बहन ने किया, बोला कि कोई एक चीज से शुरू कीजिए। कोई भी एक चीज जो आपको लगता है बहुत मुश्किल नहीं है, और फिर स्लोली स्लोली आपको वो करना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप एक और चीज शुरू करोगे, एक और चीज शुरू करोगे। तो पहले तो हम खाते क्या हैं? अम, जितना हम सीजनल खा सकते हैं। तो अभी जो ज्यादातर फार्मिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स डालते हैं। अब केमिकल्स क्यों डालते हैं? क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, हमने ही डिमांड किया है कि हमको ककड़ी एकदम परफेक्ट चाहिए, टमाटर एकदम गोल चाहिए, लाल चाहिए। अगर टमाटर का कलर थोड़ा ऑफ है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो एज कंज्यूमर्स ही हमने फोर्स किया है कि कुदरत एकदम यूनिफॉर्म हो जावे। अब कुदरत है ही नहीं ऐसी। अगर आप एक नेचुरली ग्रोन टमाटर का झाड़ देखोगे, हर टमाटर अलग दिखेगा। बट हम जब मार्केट में जाते हैं तो हर टमाटर सेम दिखता है। तो ये इन अ वे हमारी एज कंज्यूमर्स गलती है कि हमने फोर्स किया है फार्मर्स को कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ग्रोथ हार्मोन्स के बजाय अगर वो उन लोग यूज नहीं करेंगे तो हम खाना खरीदेंगे ही नहीं। तो दो चीजें हैं। अब हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक सोर्स कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट सीजनल तो कर ही सकते हैं। मुझे मालूम है कि आजकल बहुत सारी चीजें पूरे साल भर मिलती है, बट वो जो जो सही सीजन है वो चीज खाने में फायदा किसका होता है? हमारा ही फायदा होता है। गर्मी में ठंडी चीजें खाने से और ठंडी में गर्म चीजें खाने से फायदा हमारा ही होता है। भले वो मार्केट में मिल रहे हैं, बट जितना पॉसिबल होवे आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। फिर पानी, जितना पॉसिबल होवे लोकल पानी पिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक छोटी सी बॉटल खुद के साथ ले लें।
स्टील की या कांच की, वो जो पैकेज्ड वाटर है वो वाकई में आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। और आजकल आप कहीं पे भी जाइए, रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, वो बहुत आराम से आपकी बॉटल फिल कर लेते हैं। अभी आई थिंक एक 8-10 साल तो हो गए मुझे, और मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कोई भी आराम से मेरी बॉटल रिफिल कर लेता है। फिर हवा, हम लोग क्या सांस ले रहे हैं। एसी की हवा तो सबसे खराब है। अगर बाहर कोई झाड़ है, पेड़ है, तो उसके नीचे थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लेवे। एसी की हवा में क्या होता है कि वही हवा पूरे रूम में सर्कुलेट होता है, और अगर वो हवा में बैक्टीरिया है तो वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में जा रही है, वही स्टेल हवा आपकी बॉडी में जा रही है। अब मैं मानती हूँ कि कभी कभी बहुत गर्म होता है, लेकिन जितना पॉसिबल होवे खिड़कियां खुली रखें, जितना पॉसिबल होवे आ, जो डीप ब्रीदिंग है वो गार्डन में करें। फिर आता है वेस्ट सेग्रीगेशन। अभी वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अ, मैं एक जीरो वेस्ट के ग्रुप पे हूँ, और मैं जब पहले ज्वाइन हुई थी तो कोई कोई चीजों पे मैं एकदम चौंका गई थी, बिकॉज मुझे तो दो ही वेस्ट मालूम थे, एक ड्राई वेस्ट है और एक वेट वेस्ट है। लेकिन वहां पे लोग ऐसे भी थे जो अपने स्टेपल पिन्स होते हैं ना, यूज स्टेपल पिन्स, उनको निकाल वो स्टेपल पिन्स निकाल के एक छोटी डिब्बी में कलेक्ट करके लोग बराबर से डिस्पोज करते हैं। तो वो सोच के ज्यादातर हम लोग मतलब बिल्कुल डिसहार्टन हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो लिमिट तक जाने की जरूरत नहीं है। इन द बिगिनिंग हम लोग सिर्फ वेट और ड्राई, और जैसा ये एक आदत बन जाती है, आप खुद ब खुद सोचने लगोगे कि अच्छा इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, और उसको कैसे रिस्पॉन्सिबली मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि पहले मैं ड्राई वेस्ट अलग करती थी। अब मेरे घर के पास उसको निकालने का कोई इजी तरीका नहीं था। मुझे बहुत थोड़ी दूर जगह जानी पड़ी, और वो इतना अच्छा इलाका नहीं था, तो मुझे मेरे शौहर के साथ जाना पड़ा। और वो आए मेरे साथ एक दो दफा, फिर मुझे गुस्सा किए कि ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या बकवास है, आप कचरे में ही डाल दो, सब तो डालते, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ इतना दूर आके सिर्फ अपना ड्राई वेस्ट डालने। चलो दूसरी बात ये है कि हमारे घर छोटे हैं। अब वो एक महीने के लिए इतना ड्राई वेस्ट रखे रहना, वो भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो जो आपके लिए आसान है, जो आप कर सकते हो, 100% नहीं भी करोगे, 70%, 50%, 30%, 10%, जो आपसे पॉसिबल है, और स्लोली स्लोली उसके ऊपर बिल्ड कीजिए। और वेस्ट सेग्रीगेशन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप वेट वेस्ट तो है ही आपका खाने पीने का वेस्ट, लेकिन ड्राई वेस्ट में भी पेपर है, प्लास्टिक है, टेट्रा पैक्स हैं, कांच है, मेटल है, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है। ये तो ब्रॉडली, या अपने जो पैकेजेस आते हैं amazon के पैकेजेस, वो डब्बा तो जाता है रद्दी में, लेकिन उसके ऊपर जो टेप आती है वो प्लास्टिक है, तो वो तो रिसाइकिल नहीं होएगी। तो मुझ कोई कोई लोग वो टेप भी निकाल के उसको अलग से रखते हैं और अलग से डिस्पोज करते हैं। तो जैसे हम वो टॉपिक में और करते जाएंगे, हमें समझ समझ में आता है कि और कितना कर सकते हैं। बट ये एक वेस्ट सेग्रीगेशन सिर्फ मोटा मोटा ड्राई और वेट से शुरू करें। अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो जो वेट वेस्ट है उसको कंपोस्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कंपोस्टिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई में कंपोस्टिंग बहुत आसान है। और ना तो उसमें स्मेल आती है, ना तो
ना तो अगर आप सही तरीके से करोगे तो ना तो कीड़े आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो सारा किचन का कचरा है वो एकदम एक ब्यूटीफुल मिट्टी बन जाती है, जो हम अपने पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर घर पे नहीं है तो आजू बाजू जो गार्डन है वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और 3-4 महीने के बाद वो जब कंपोस्ट आता है तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कचरे से ये इतनी अच्छी चीज बनी है। सो वापस मैं बोल रही हूँ, ये मैं कुदरत इवेंचुअली ना अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन ये हम अपने आप के लिए करें, ये हम अपनी खुशी के लिए, अम, अपनी खुशी के लिए करें। फिर क्लोथ्स, एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहां पे वेस्ट जनरेट होता है इज द फैशन इंडस्ट्री। अभी आजकल तो फैशन ही हो गया है, कपड़े इतने सस्ते हो गए हैं कि कितने लोग एक दो दफा कपड़े पहन के फिर फेंक देते हैं या दे देते हैं। कपड़े लास्ट होते नहीं हैं। पहले जीन्स 5-5 6-6 साल लास्ट होते थे, अभी 2 साल में फटने लगे हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक ही बनती है वो इतनी अच्छी नहीं है। और जो नॉन कॉटन फैब्रिक्स है वो तो जेन्यूनली प्लास्टिक से ही बनते हैं। तो आप अपने बॉडी पे प्लास्टिक पहन रहे हो, अब कोई भी सिंथेटिक फाइबर ले लो जो बेसिकली पॉइजन है। आपकी जो स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, और अगर आप उसको प्लास्टिक से ढाक रहे हो पूरा दिन तो आप खुद ही समझ लो कि क्या हो रहा है। जो पसीने से अपने टॉक्सिन्स निकलते हैं वो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कहाँ जावे, आपकी कपड़े की वजह से वो इवापोरेट ही नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज क्या हो रही है, इसके जो वो कपड़े के जो खुद के टॉक्सिन्स हैं वो आपके बॉडी में अंदर जा रहे हैं, और उससे आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो रहा है। तो इसके लिए आज के जमाने में इतनी सारी बीमारियां हैं जो 30-40 साल पहले हार्डली कभी कभी सुनाई देती थी, लेकिन आज ये बहुत ही आम चीज है। तो एक एक पूरा ऐसा एक कल्चर बन गया है, एक लाइफस्टाइल बन गई है हमारी, जो जो तोड़ना बहुत ही इसेंशियल है हम हमारे खुद के लिए। फिर नेक्स्ट आता है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो हम एयर फ्रेशनर यूज करते हैं घर में, वो स्मेल तो बहुत अच्छी होती है, लाइक पर्सनली तो मुझे नहीं पसंद है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन वो वजह से आ, वो स्मेल लाने के लिए उन लोग आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं। अब वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस में एक पैलेट्स करके चीज होती है जो नॉन कार्सिनोजेनिक है। तो आप समझो आपके सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, लॉन्ड्री से लेके फ्लोर क्लीनर टू एयर फ्रेशनर, जहां पे हम सोचते हैं अरे वाह इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, वो जो चीज से स्मेल आ रही है दैट कॉजेस कैंसर। वो एक कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है। एंड मुझे ये जब पता चला तो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये अलाउ ही कैसे हो सकता है, ये अलाउ ही कैसे करता है गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आपके पास कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं कि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करना है। तो बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पे अगर आप पीछे देखोगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट होएगी ही नहीं, और वो बाय लॉ ओके है। तो खासकर केसेस में जहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है वो तो हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। अब पहले हम काफी हद तक बहुत सारी चीजें विनेगर से साफ कर लेते थे, बट अभी हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स जेन्यूनली कितने अच्छे लगते हैं, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं कि
हमें दिल होता है खरीदने का। अ, वो हम अपने आप को ऐसा, मतलब मैं भी खुद भी जाती हूँ, मुझे मालूम है कि कितने खराब हैं, लेकिन आई गेट अट्रैक्टेड टू देम, वो ऐसे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजों में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो अपने एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उसको, उसके फ्यूम्स ब्रीथ करते हैं। और जैसे लॉन्ड्री का लिक्विड या लॉन्ड्री का पाउडर, उसका रेसिड्यू हमारे कपड़ों पे रह जाता है, फिर हम वही कपड़े पहनते हैं, वही रेसिड्यू हमारे स्किन में चले जाती है, और स्लोली स्लोली थोड़े सालों के बाद वो रेसिड्यू हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स के तौर पर बिल्डअप हो जाती है। तो अगर हम बेसिक क्लीनिंग लिक्विड्स लें, अगर ठीक है आपको कोई एक्सपेंसिव नेचुरल इको फ्रेंडली नहीं, लेकिन आप रीठा ले सकते हो। विनेगर इज अ वेरी गुड क्लीनिंग एजेंट। थोड़ा सा अपना रिसर्च करो, अपने खुद के बजट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। अभी ज्यादातर लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं। अब वो सैनिटरी नैपकिन भी इतने हार्मफुल हैं, इतने हार्मफुल, मतलब इन्वायरमेंट के लिए तो है ही है, लेकिन आपके लिए, आपके स्किन के लिए, क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स होते हैं और वो आपके बॉडी के इतने सेंसिटिव एरिया पे जाते हैं कि मोस्ट लोगों को रैश होता ही है। और ऐसी ऐसी बीमारी है जो हमको समझ में नहीं आता है कि वो सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से हो रहे हैं। और आज के जमाने में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। या तो क्लॉथ पैड यूज कर सकते हैं, या एक मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। मैं खुद कुछ 10 साल पहले से मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ। और मतलब वो मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट कर लिया है उसके बाद, क्योंकि इतना आसान हो गई है मेरी जिंदगी। इतनी अमेजिंग चीज है वो कि मैं आपको क्या बोलूं। लेकिन अगर जो भी वजह से नहीं यूज करना है, तो पीरियड पैंटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक्चुअली इको लिविंग के अंडर ही आते हैं, लेकिन आपके लिए ही बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट और फायदे के होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो ऑटोमेटिकली कुदरत के लिए अच्छी होती है। अम फिर फाइनली हम आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे बोला है, तो मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ। बट जितना आपसे हो सके, अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो पेपर कप है, लेकिन वो पेपर है नहीं। अगर पेपर होता तो वो जूस लीक हो जाता। वो एक पेपर का कप है जिसके अंदर एक प्लास्टिक की लाइनिंग है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रिसाइकिल भी करते हो, तो वो रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो प्लास्टिक और कागज फ्यूज्ड हो गए हैं। तो उसको अनफ्यूज करने, उसको निकालने और फिर रिसाइकिल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। बलून्स, मतलब मुझे बलून से सख्त नफरत है, लेकिन कभी कभी मेरे बच्चे ले आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इट्स ओके। अपने आप को इतना भी स्ट्रेस, लाइक पहले एक एक टाइम था कि मैं इतना स्ट्रेस हो जाऊं कि इन लोग एक पैकेट बलून भी लेके आवे और मैं गुस्सा करूं, और बहुत ही ज्यादा। बट अभी मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है वो अच्छा नहीं है, मैं उनको बोल सकती हूँ, मैं दुआ कर सकती हूँ कि थोड़े बड़े होंगे तो खुद समझदार हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो, आपका जो माइंडसेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो सिंगल यूज प्लास्टिक भी एक बहुत नाराज गुस्से माइंडसेट से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है उसको छोड़ दो, अच्छे से छोड़ दो, जाने दो। जो चीजें आप कर सकते हो
आसानी से वो करो। अम, आजकल बर्तन बैंक्स हैं, तो अगर आपके घर में दावत है, पार्टी है, बर्तन बैंक से हम बर्तन बोरो कर सकते हैं। ये रीयूजेबल डेकोर आता है, क्लॉथ बंटिंग्स आते हैं, पेपर डेकोरेशंस आते हैं। जितना हो सके, ज्यादातर घरों में आप सिर्फ अकेले डिसीजन मेकर नहीं हो, दूसरे लोग भी होते हैं। कभी कभी उन लोग सहमत होंगे, कभी नहीं होंगे। तो आपका काम सिर्फ ये है कि वो ऑप्शन देना। कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, और दोनों भी ओके है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अम और दूसरी चीज ये है कि ये इको फ्रेंडली के चक्कर में अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्ट मत बनाना। तो मैं खुद का ही एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरे पास बराबर से रिसाइकलिंग के ऑप्शंस नहीं थे, लिटरली मेरे घर में ढेर सारा सारा कचरा मैं जमा करके रखती थी, क्योंकि मुझे वो कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लैंडफिल में जाएगा। और लेकिन मेरा घर एक कचरा पेटी बन गया था, और मेरे शौहर बहुत डांटते थे कि ये क्यों रखा है, ये क्यों रखा है, ये क्यों रखा है। तो कभी कभी, और अभी एक सिस्टम बन गया है कि मुझे मालूम है, अच्छा ठीक है, ई वेस्ट के लिए मैं एक बैग में जमा करती हूँ, वो बैग जब फुल हो जाती है तो मुझे एक एक ऑर्गेनाइजेशन है बुक माई जंक करके, वो आके उठा लेती है। तो कपड़ों में XYZ को देती हूँ, कुछ और मैं किसी कहीं और देती हूँ। तो अभी स्लोली स्लोली वो सिस्टम सेट हो गया है। तो आप एक ही चीज से शुरू कीजिए, पूरा सिस्टम एक टाइम शुरू करने का मत ट्राई कीजिए। अम, एक और चीज, जो लास्ट चीज जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, इज रिसाइकलिंग। अब ये बहुत सुनने में आता है कि ये तो रिसाइकिल हो जाएगा, ये तो रिसाइकिल हो जाएगा, यूज कर लेते रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि रिसाइकलिंग में भी बहुत सारी एनर्जी जाती है, एक बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस है। तो जिस तरीके से हम बोलते हैं कि ये रिसाइकिल हो जाता है, हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है। तो जहां पे भी हम एक चीज को रीयूज कर सकते हैं, वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, या खरीदे ही नहीं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जिससे कि रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग एक्चुअली हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो वो एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। और जैसे मैंने बोला, पेपर कप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही चीज, एक ही मटेरियल से नहीं बनी है। अगर वो पूरे प्लास्टिक से भी बना है तो अलग अलग प्लास्टिक के थिकनेसेस, जैसे जो पानी की बिस्लरी की बॉटल, जो बॉटल का नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, उसका प्लास्टिक का ग्रेड अलग है। तो दोनों को अलग करके अलग अलग तरीके से वो रिसाइकिल होता है। तो जिस जिस आसानी से हम बोलते हैं हाँ वो रिसाइकिल हो जाएगा, वो बस एक थोड़ा अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि नहीं, वो इतना आसान नहीं है। और एक दफा हमें सोचना है कि वो चीज की एक्चुअली जरूरत है, तो हम इस्तेमाल करें, नहीं तो रहने दीजिए। अम टाइम इज अप मैम। हाँ, मेरा मेरा हो भी गया है, मुझे लगता है टाइम भी हो गया है। जी जी, तो जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही माशाल्लाह प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो आपने बताए हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए, उनको उसको बेहतर बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप ले पाएंगी? आपने कहा था आपका बच्चा छोटा है। एक 10 10 1 मिनट ले पाऊंगी जी। जी जी, तो इसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। और तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो अपने माइक को अनम्यूट, जिनको क्वेश्चन करना है सबसे पहले तो वो हैंड रेज करें, और फिर जब उनका नाम लिया जाए तो वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल करें।
जी बहनें, आपके पास कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी बोलिए। जी, परवीन शेख साहिबा, अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। फरहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमारी रहनुमाई की। जो बायो एंजाइम की बात आप कर रहे थे, आपको कुछ सिंपल तरीका बता सकते हैं कि घर पे हम किस तरह से बायो एंजाइम बना सकते हैं? बहुत बेसिक या जी जी, वेरी सिंपल ये तो स्टेप्स। मेरा काम है। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। देखिए, बायो एंजाइम ना एक चीज है जो एक एक मिरेकल ऑफ नेचर है, मैं बोलूँ। एक बहुत ही उम्दा चीज है और बहुत आसान है बनाना। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेना, अभी ये केस में आपको प्लास्टिक ही लेना है, क्योंकि उसमें ना गैसेस रिलीज होते हैं। और अगर आप कांच की बोतल लोगे तो उसको उसका ब्लास्ट होने का पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक प्लास्टिक एयर टाइट बोतल लेनी है। अब उसमें एक फॉर्मूला है 1 3 10, 1 3 और 10। तो एक एक पार्ट जैगरी। तो आप अगर आप वॉल्यूम से भी ले सकते हो, वजन से भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास एक कप है, वो एक कप में जैगरी भरो और बॉटल में डालिए। तीन वो कप के वो 3 दफा पील्स डालें। पील्स मतलब लेमन पील्स, नींबू के छिलके, मौसम्बी के छिलके, कोई भी सिट्रस फ्रूट्स के छिलके, नींबू, मौसम्बी, नारंगी, पाइनएप्पल, ये छिलके जो हम फेंक देने वाले हैं, वो छिलके। तो 3 कप छिलके और 10 कप पानी, ये तीनों चीज आप बॉटल में भर लें। अब आइडियली बॉटल का जो कैप होवे वो बहुत वाइड नहीं होवे। और इसका एक ही कारण है कि वो एयरटाइट होना चाहिए। तो आप बॉटल को उल्टा करेंगे, पानी लीक हो रहा है, मतलब वो एयरटाइट नहीं है। अब 1 महीने के लिए इसको रोज खोल के गैस रिलीज करके वापस बंद करना है। 1 2 दिन आपने मिस भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 महीने के बाद आप उसको 2 महीने के लिए बस वैसे ही रहने दीजिए। खोले मत, बस एक कोने में, एक अंधेरे कोने में रहने दीजिए। अब 3 महीने के बाद आपको एक लिक्विड मिलेगा जिसको हम बायो एंजाइम बोलते हैं। और वो एक एक्चुअली मैजिकल लिक्विड है। आ, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम कोई भी किस्म का ऑर्गेनिक डर्ट या कचरा पे काम करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आ, मिट्टी, धूल, आ, खाना पीना, तेल, आ, चाय कॉफी, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक चीजों पे वो काम करता है। अब ये लिक्विड आप अपने घर को झाड़ू पोता कर, लाइक घर में झाड़ू पोता कर सकते हैं, अपने किचन में सफाई कर सकते हैं, अपने बाथरूम में यूज कर सकते हैं, अपने कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ यूनिवर्सल लिक्विड। एंड यस, थोड़ी एडिशंस होती हैं। आप बर्तन धो सकते हो, तो बर्तन धोने में अगर एक प्लेन लिक्विड होएगा तो वो बहुत कन्वीनियंट नहीं होएगा। तो अभी कमर्शियली हम लोग प्लांट बेस्ड सर्फैक्टेंट्स यूज करते हैं। लेकिन घर पे आप रीठा का पाउडर यूज कर सकते हो। तो रीठा का पाउडर बायो एंजाइम मिक्स किए, बर्तन धोए, एकदम स्पार्कलिंग बर्तन, और उसमें ना कोई केमिकल है, ना कोई हार्मफुल चीज है। तो उसका रेसिड्यू भी अगर बर्तन पे रह गया तो आपको जब खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। आजकल के जो बार सोप्स हैं वो इतने खराब होते हैं, उसका 80% तो बर्तन पे रेसिड्यू रह ही जाता है, और फिर वो आपके खाने के साथ आपके बॉडी में जाता है। तो ये मेरा तो ये है कि बायो एंजाइम हर एक को अपने घर में बनाना चाहिए। अगर आपके पास 3 कप नींबू एक टाइम पे नहीं निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो बॉटल में गुड़ और पानी डाल दें। आपके पास 1 कप नींबू, 1 कप भर के नींबू है, 1 कप डाल दें। आपके पास जब भी नेक्स्ट एक और कप भरेगा वो डाल दें। तो जब 3 कप नींबू
बन गए आपके और आपने डाल दिए, वो डेट से आपका 1 महीना शुरू होता है, और फिर 2 और महीने। तो वो जो लास्ट डाले आपने, वहां से 3 महीने के बाद आपका बायो एंजाइम बन जाएगा। तो ये एक एक्चुअली मैजिकल चीज है। मतलब मैं जब पहले तो बनाने लगी, आई वॉज अमेज के ये 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 कितनी अमेजिंग चीज है। जी मैम, लीमू के छिलके डालना है ना? जी, कोई भी छिलके आप डाल सकते हैं, नींबू के छिलके डाल सकते हैं, मौसम्बी के, नारंगी। जैसे आप जूस बना लिए घर पे, तो छिलके तो बहुत होते हैं। तो ये बेसिकली एक वेस्ट चीज में से आप एक बहुत बेहतरीन चीज बना रहे हैं। जी जी। जी, किसी और टाइम का कोई सवाल है? मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अभी आपने जो होम फ्रेग्रेंसेस के बारे में कहा, जो स्प्रेज यूज होते हैं, तो मतलब ये भी है कि लोग अगरबत्ती, और आजकल जो है वो ऊद का जो है उसको, उसका डिफ्यूजर वगैरह, तो वो हार्मफुल है क्या? वो उतना हार्मफुल नहीं है अभी। वो अगर ओरिजिनल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम, आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मिलावट बहुत हो रही है। तो जो ओरिजिनल ऊद है वो एक रेजिन है, वो झाड़ का रेजिन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसेंशियल ऑयल्स में भी बहुत मिलावट आ रही है। तो आपको थोड़ा बहुत ना अपना रिसर्च करके, एक जेन्यून सॉर्स देख के, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो एक्चुअली मेडिसिनल चीजें हैं। तो जब उस उनका फायदा अच्छा हो सकता है, वो उनका नुकसान भी हो सकता है। तो एक दफा आप जो जहां से भी खरीद रहे हैं उसका सॉस आपको भरोसा है कि हाँ ये जेन्यून सॉस है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। जी, जजाकल्ला खैर। ये जी, बायो किसी और? एंजाइम ये बायो एंजाइम प्लांट के ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट वो जो अभी आप अगर साफ किए, आप अपने पोचे के लिए पानी यूज कर लिए, तो वो पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपके पास एक बड़ा गार्डन है, तो मैंने बोला था कि 3 कप नींबू के छिलके या कोई भी सिट्रस के छिलके, वो क्लीनिंग के लिए है। लेकिन अगर आप कोई भी मिक्स्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके लें, कोई भी मिक्स्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके 3 कप डालें, उसका जो बायो एंजाइम बनेगा वो आपके प्लांट्स के लिए एक बढ़िया चीज है, बहुत ही बेहतरीन। आपके अगर फ्लावर्स आ रहे हैं और गिर जा रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। आपके प्लांट्स, मतलब आपके गार्डन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। जी, कोई और बहन सवाल करना चाहती? कि पोछे वगैरह के लिए हम इसको यूज करेंगे तो इसकी बू पैदा होगी ना, क्योंकि वो 3 माह तक हम उसको सड़ा रहे हैं बॉटल्स में। बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई एक ऐसी विनेगर विनेगर जैसी स्मेल है, लेकिन आप जब पानी में डालेंगे तो कोई ऐसी बू नहीं होगी। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, अब आप बोल रहे हैं ना स्मेल, तो ये बायो एंजाइम में ना एक रेसिड्यूल क्लीनिंग करके एक चीज होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके फर्श पे रहते हैं। तो अगर आप खुले पांव घूमते हो घर में और रात तक आपके पांव काले हो जाते हैं, आप बायो एंजाइम से पोचारा करना शुरू करोगे, तो 15 दिन में आप नोटिस करोगे आपके पांव काले नहीं होते हैं। क्योंकि वो एंजाइम्स आपके जमीन पे रहते हैं, और उसके बाद जो भी धूल मिट्टी आ रही है उसको भी वो निकाल देती है। उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल क्लीनिंग। और बू तो बिल्कुल भी नहीं। आप इतना उसको डाइल्यूट कर रहे हो, लाइक आप पोचारे के लिए 5 लीटर पानी में 10 ml 15 ml बायो एंजाइम डाल रहे हो। वो बायो एंजाइम खुद की एक स्मेल है, डेफिनेटली स्मेल है,
बट एक खराब तो स्मेल नहीं बोलूं मैं, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे विनेगर की या फर्मेंटेड की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। लेकिन यूज करने के बाद तो इनफैक्ट एक इसके पहले आई थिंक मुमताज बहन जब परफ्यूम का बोल रहे थे, ये आप एक अगर डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में डालते हो और आपके घर में कहीं पे भी स्मेल, खराब स्मेल है, उसको स्प्रे करो, 5 मिनट के अंदर वो खराब स्मेल चले जाएगी। क्योंकि बायो एंजाइम वो स्मेल को ढाकती नहीं है, उसको निकाल देती है। तो जो भी वो स्मेल कॉज कर रहा है, सपोजिंग कुछ कचरा है, वो कचरा सड़ रहा है, उसकी वजह से गंदी बास आ रही है, या कुछ गंदे डाइपर्स हैं उसकी वजह से गंदी स्मेल आ रही है, तो वो जो जिस चीज स्मेल कॉज कर रही है, बायो एंजाइम विल अटैक दैट एंड डिसिपेट इट, मतलब इट उसको ब्रेक डाउन कर देगी। तो वो स्मेल ही चले जाएगी, आपकी खराब स्मेल चले जाएगी। एक बहुत ही मतलब, मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ बायो एंजाइम के बेनिफिट्स पे। जी, किसी और बहन का अगर सवाल नहीं है तो हम लोग जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे लगता है कोई और सवाल नहीं है, तो हम जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो अल्लाह ताला के सना और अल्लाह का शुक्र के साथ करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। और इसके साथ ही जो है वो तमाम स्पीकर्स, ज़किया सालिहाती साहिबा, साजिदा परवीन साहिबा, फरीन अली साहिबा, इन तमाम का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितना हिस्सा लगाया है उन सब का जो है वो तहे दिल से जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो है वो शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा अख्तिताम होता है। दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।